नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के गद्य पाठ पाटलिपुत्र वैभव की चर्चा करेंगे। पाटलिपुत्र वैभव में निम्न टॉपिक को कवर किया गया है। जैसा कि पहला टॉपिक है पटना का इतिहास, जिसमें पटना का इतिहास अर्थात वह प्राचीन समय में कैसा था, अभी के समय में कैसा है, इसके विषय में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जानकारी एकत्र करेंगे। दूसरी बात कि इसमें कुटुम्बता के काव्य में पटना के विषय में क्या लिखा गया है, उसके विषय में जानकारी एकत्र करना है। तीसरा, भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा था कि वह आगे चलकर कैसा होगा, या पटना में वह भगवान बुद्ध जो थे वह किस काल में आए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक का पटना में क्या भूमिका है, इसके विषय में अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत किया जाएगा। काव्य मीमांसा ग्रंथ जिसके रचनाकार हैं दामोदर गुप्त, उन्होंने पटना के विषय में अपने ग्रंथ में क्या लिखा है, अपने काव्य में क्या लिखा है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना कैसा था, या पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, इसके विषय में जानकारी एकत्र करेंगे। मुद्रा राक्षस नाटक में पटना के विषय में क्या कहा गया है। मुगल वंश तथा अंग्रेजों के जब शासन काल था हमारे भारत देश में, तब पटना का रोल क्या था, इस पे चर्चा करेंगे। एशिया महादेश जिसके अंतर्गत भारत भी आता है, आखिर यह पटना एशिया महादेश से कैसे ताल्लुक रखता है, इसके विषय में जानकारी एकत्र करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसके विषय में हम लोग उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उनका योगदान था पटना शहर में, इसके विषय में हम लोग जानकारी एकत्र करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा वैभव। पाटलिपुत्र का सामान्य नाम, छोटा नाम बोलते हैं तो एक तरफ से होता है पटना, ठीक है, और वैभव का अर्थ होता है वैभव, अर्थात पाटलिपुत्र का वैभव, पटना का वैभव, मतलब वैसा चैप्टर जिसके अंतर्गत पटना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई हो, उसे पाटलिपुत्र वैभव के नाम से जानते हैं, जो कि आपके कक्षा के संस्कृत किताब के दूसरे पाठ है पाटलिपुत्र वैभव। तो हम लोग पहला टॉपिक पटना का इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पटना, आप लोग जानते हैं कि पटना बिहार राज्य का राजधानी है। ये तो हम लोग बचपन से ही हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक हमको सिखाते चले आ रहे हैं कि जो हम लोग का राज्य है बिहार, उसकी राजधानी कहाँ है, पटना। क्या आप लोग जानते हैं कि इस पटना के अनेकों नाम हैं, जैसा कि इसका प्राचीन सबसे जब पटना का उद्भव हुआ था तो इसको पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। जैसे कि पाटली और ग्राम, ग्राम का अर्थ होता है गांव, अर्थात पाटली ग्राम, पहले पाटली ग्राम जो था एक गांव हुआ करता था, ठीक है। एक नाम तो आप लोग यह जान गए कि पटना का एक नाम था क्या, पाटली ग्राम। उसके बाद दूसरा आप लोग नाम जान गए कि पाटलिपुत्र का एक और नाम था पटना। फिर जैसे कि हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ते हैं तो पटना का और नाम हमें नजर आता है, जैसे कि कुसुमपुर, फिर पुष्पपुर, ठीक है। इन चार नाम प्लस एक नाम पाटलिपुत्र, पटना के 5 नाम इस चैप्टर के अंतर्गत हमें बताए गए हैं। अब हम लोग आगे यह समझेंगे कि इसका नाम पाटलीग्राम कैसे पड़ा, पटना कैसे पड़ा, कुसुमपुर कैसे पड़ा और पुष्पपुर कैसे पड़ा। पहले हम लोग पटना के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो पटना के इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। जो पटना है वह लगभग 2500 वर्ष पुराना शहर है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो पटना है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि पटना कितना वर्ष पुराना शहर है, तो आपका उत्तर होगा पटना 2500 वर्ष पुराना शहर है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन छोटा मोटा आप लोग को बता दें, आप लोग की याद की दृष्टि से, तो पटना का इतिहास कितना है, 2500 वर्ष पुराना है। काफी बार यह आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरी बात,
अगर आपको हम कहना चाहें या इस चैप्टर के अंतर्गत इस लाइन के बाद एक और लाइन दिया गया है कि पटना में कौन कौन सी विदेशी यात्री आए थे, तो उन विदेशी यात्रियों का नाम हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऐसा कई बार पूछा गया है कि पटना में कौन कौन सी विदेशी यात्री आए थे। तो पटना में मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग, इति सिंह, ये जो 4 विदेशी यात्री थे, अनेकों विदेशी यात्री आए थे, लेकिन मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग और इति सिंह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पटना में कौन कौन सी विदेशी यात्री आए थे, तो आप लोग बोलेंगे पटना में मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग और इति सिंह 4 विदेशी यात्री पटना में आए थे। इन्होंने अपना जो मतलब जैसे कि ये सभी विदेशी यात्री थे जो यात्रा की दृष्टि से भारत में आए थे। वे जब पटना में आए थे तो अपने आत्मग्रंथ में जो उन्होंने किताब लिखा था उसमें पटना का वैभव के बारे में उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है। साथ ही यह नाम आपके चैप्टर में एक लाइन में भी दिया गया है कि मेगास्थनीज जो थे यूनान के राजदूत थे। अर्थात आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो आपका उत्तर होगा मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज। अभी तक आपने 3-4 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की मतलब चर्चा कर ली है, जैसे कि पटना जो है किस राज्य की राजधानी है, बिहार, तथा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। पटना के कौन कौन से प्राचीन नाम है, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, या तो बोले कुसुमपुर या पुष्पुर। उसके बाद पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग और इति सिंह। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना में कौन सी परंपरा प्रसिद्ध है, तो पटना में सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा प्रसिद्ध है। पटना में सरस्वती परंपरा प्रसिद्ध है। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। दूसरा बात आता है कि इसमें दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक तो हमने कवर कर लिया, दूसरा टॉपिक को कवर करेंगे कुटनीमताख्य काव्य। तो कुटनीमताख्य एक काव्य है जो दामोदर गुप्त ने लिखा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुटनीमताख्य काव्य किसने लिखा है, तो दामोदर गुप्त एक कवि का नाम है जिन्होंने कुटनीमताख्य काव्य को लिखा है। कुटनीमताख्य काव्य में दामोदर गुप्त ने यह बताया है कि जो पटना है वह स्वर्ग के समान है, अर्थात उन्होंने इंद्र के स्थान के समान जो पटना की धरती को बताया है, अर्थात पटना को स्वर्ग से तुलना की है। साथ ही साथ उन्होंने अपने ग्रंथ, अपने काव्य कुटनीमताख्य काव्य में यह भी बताया है कि पटना शिक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, अर्थात सरस्वती का घर पटना को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि कुटनीमताख्य काव्य किसने लिखा है, तो आप लोग बोलेंगे दामोदर गुप्त। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि कुटनीमताख्य काव्य में दामोदर गुप्त ने क्या लिखा है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि कुटनीमताख्य काव्य में दामोदर गुप्त ने लिखा है कि जो पटना है वह सरस्वती के घर के समान है तथा इंद्र के स्थान के समान है, अर्थात जो दामोदर गुप्त हैं वह पटना को शिक्षा का केंद्र मानते हैं तथा स्वर्ग से भी सुंदर मानते हैं। सेकंड टॉपिक भी हम लोगों ने कवर कर लिया। थर्ड टॉपिक पे आते हैं भगवान बुद्ध। देखिए, यह जो पटना शहर है इसमें भगवान बुद्ध का काफी योगदान है, क्योंकि जब पटना एक गांव हुआ करता था तो भगवान बुद्ध यहाँ पे कई बार आए थे। भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में काफी बातें कही, जिसमें विशेषकर यह मानी जाती है कि जब पटना एक गांव था, अर्थात अभी हम लोग चर्चा किए कि पटना जब गांव था तो इसका नाम था पाटली, उसका नाम पाटलीग्राम था। तो पाटलीग्राम में एक दिन भगवान बुद्ध आए। उन्होंने वो तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन एक दिन की बात है कि भगवान बुद्ध पटना में आए। तो उन्होंने इस नगर के बारे में भविष्यवाणी की, तो पटना एक दिन महानगर बनेगा।
अभी भी पटना एक महानगर है, लेकिन आपसी झगड़ा, लोगों में मतभेद होने के कारण झगड़ा होना, दूसरी बात आग लगी, आग के कारण, तीसरी बात बाढ़ के कारण यह हमेशा ग्रसित रहेगा। अर्थात पटना का तो विकास हो गया, काफी उत्तीर्ण है पटना शहर, शिक्षा के मामले में, सुंदरता के मामले में, सब कुछ में उत्तीर्ण है। लेकिन यह जो तीन बुराइयां हैं, कौन कौन सी बुराई हैं? तो झगड़ा, दूसरी बात आग लगी, और तीसरा बाढ़। ये जो तीन हैं, यही पटना के दुष्परिणाम के कारण है। अर्थात पटना में जब देखिएगा, जहाँ पे अधिक आबादी होती है वहां पे झगड़ा भी अधिक होता है, ठीक है। तो पटना में काफी ज्यादा झगड़ा। दूसरी बात, यहाँ पे आग का भय रहता है, और चूंकि यह बिहार है तो बिहार में आप लोग भी जानते हैं बाढ़ तो आती ही है। तो बिहार में बाढ़ आती है तो बिहार की राजधानी पटना है तो पटना में बाढ़ आएगी। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना आगे चलकर के महानगर बनेगा, लेकिन झगड़ा से, आग से तथा बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहेगा। थर्ड टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक का क्या योगदान रहा पटना में, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब काल था, जब शासन काल था, तो जो पटना था वह देखने में भी काफी सुंदर था, तथा यहाँ की जो रक्षा व्यवस्था थी वह और अधिक सुंदर थी, ऐसा मेगास्थनीज बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि अशोक के समय में यह काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, मतलब और अधिक विख्यात हो गया, इसकी सुंदरता और बढ़ गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, तथा अशोक के समय में इसका और विस्तार हुआ, यह काफी और सुंदर लगने लगा। अब हम लोग काव्य मीमांसा ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो काव्य मीमांसा ग्रंथ राजशेखर ने लिखा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा है, आपका उत्तर होगा कि काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है वह राजशेखर ने लिखा है। राजशेखर अपने काव्य मीमांसा ग्रंथ में लिखते हैं कि यहाँ पर पनिनी, पिंगल, व्याधि, बरुचि, पतंजलि इत्यादि यहाँ पर आए, यहाँ पे परिशिक्षित हुए और अपने ख्याति को पाए, अर्थात जो वह पाना चाहते थे उन्होंने पटना शहर में आके पा लिया। यह लिखते हैं कौन? तो राजशेखर। राजशेखर क्या लिखते हैं? तो पनिनी, पिंगल, व्याधि, बरुचि और पतंजलि पटना में आए, और पटना में वह प्रशिक्षित हुए, पढ़े लिखे और आगे अपनी ख्याति को पाए। यह काव्य मीमांसा ग्रंथ में लिखा गया है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। फिर आता है गुप्त वंश। आखिर यह गुप्त वंश का पटना में क्या योगदान है? गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में एक महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में, अर्थात ठंडी के मौसम में, शरद काल में आप लोग दुर्गा पूजा तो अवश्य मनाते होंगे। ठीक उसी प्रकार दुर्गा पूजा की तरह जिस प्रकार भीड़ भड़ाका होता है, दुर्गा माता की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो आपका उत्तर होगा कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। और किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, जो कि दुर्गा पूजा की तरह था। उसके बाद हम लोग मुद्रा राक्षस नामक नाटक का क्या योगदान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक का योगदान पटना में यह है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक में यह बताया गया है कि पटना लगभग 1000 वर्षों तक पिछड़ा था, अर्थात यहाँ पे कोई भी विस्तार नहीं हुआ, यह एकदम पिछड़ा ही रहा, यहाँ पे कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। इसलिए बोला जाता है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक में यह बताया गया है कि जो पटना है वह लगभग 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। उसके बाद मुगल और अंग्रेज का पटना में क्या योगदान है? तो जो मुगल थे हमारे जब भारत में आए थे तो पटना का तो विस्तार हुआ,
पटना काफी विकसित भी हुआ मुगल वंश के शासनकाल में। तथा जब मुगल चले गए और अंग्रेज आ गए, तो जब अंग्रेज भारत में आए तो आप लोग भी जानते हैं कि पटना पूरे देश को उस वक्त लूटा जा रहा था, एक तरफ से बोल दे तो, लेकिन पटना का काफी विस्तार हुआ क्योंकि यह एक राज्य की राजधानी बन चुकी है अभी पटना। इसलिए जो पटना था, जब अंग्रेज के शासनकाल में जब पटना में जब अंग्रेज आए थे तो पटना का काफी विस्तार हुआ, पटना काफी प्रसिद्ध हो गया उस वक्त, और पटना में खूब ज्यादा बहुत ज्यादा विकास का कार्य अंग्रेजों ने किया। फिर एशिया महादेश, तो एशिया एक महादेश है जिसके अंतर्गत भारत आता है, क्योंकि भारत का एक राज्य है बिहार, और बिहार में एक सेतु आप लोग उसका नाम काफी प्रसिद्ध है, नाम जानते होंगे, जिसका नाम है गांधी सेतु। गांधी सेतु जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। अभी इसके बारे में, गांधी सेतु के बारे में आपके चैप्टर में इतना बताया गया है कि गांधी सेतु यह एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। और इस पे अभी रेल यान का, अर्थात रेल, अभी तो इस पे गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं, ट्रक चलती हैं, छोटे छोटे वाहन चलते हैं, लेकिन अब इस गांधी सेतु में ट्रेन का भी वाहन हो, अर्थात रेल यान भी बनाया जा रहा है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो गांधी सेतु है। फिर गुरु गोविंद सिंह का पटना में क्या योगदान है, तो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सिख संप्रदाय, सिख एक धर्म है जिसके 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसके 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह हैं वह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं, जिनका जन्म पटना में ही हुआ है, और इन्हीं के याद में पटना में गुरुद्वारा भी बनाया गया है, इसलिए सिख संप्रदाय के लिए पटना महत्वपूर्ण है। ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि सिख संप्रदाय के लिए पटना शहर क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपका अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिखेंगे कि सिख संप्रदाय के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था, और यहाँ पे सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं वह लगभग बार आ चुके हैं, तथा सिख धर्म के जितने भी लोग हैं एक बार जरूर पटना में आके इस गुरुद्वारा का दर्शन जरूर करते हैं। साथ ही इसके अगले पड़ाव में हम लोग चलते हैं तो पटना में काफी दर्शनीय स्थल हैं, जैसा कि सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, हाई कोर्ट, ये सब जो है वो पटना में है। आपकी किताब में ऐसे कई दर्शनीय स्थल के बारे में बताया गया है, जिसके विषय में आप लोग अपने जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से है कि पटना में क्या क्या है, तो सचिवालय है, गोलघर है। हाँ, एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था, तो गोलघर का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि अनाज के भंडारण के लिए जो जगह तो काफी था लेकिन एक मकान न था, तो गोलघर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। साथ ही संग्रहालय आप लोग जानते हैं, जहाँ पे पुस्तक सभी रखे जाते हैं, सभी जो प्राचीन चीजें वो रखी जाती हैं, तो अच्छी चीज जैविक उद्यान हमारे पटना शहर में है। तो आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, पटना शहर काफी सुंदर सा शहर है। उसके बाद यह अगर बोला जाए कि पटना किस लिए प्रसिद्ध है, तो पटना दर्शनीय स्थल यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। आप लोग एक महावीर मंदिर का नाम भी सुने होंगे, जो कि पटना में काफी प्रसिद्ध है। महावीर मंदिर इत्यादि बहुत ऐसे संस्थान हैं, जैसे कि बहुत ऐसे घूमने योग्य जगह हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो पटना है वो पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट में लिख सकते हैं। बेशक आपका जो भी संदेह होगा, जो भी आपका प्रश्न होगा, उसको फिर से समझाने का कोशिश किया जाएगा। इसके अगले वीडियो में चैप्टर 2 के जितने भी नोट्स हैं, अर्थात इस पाठ का हिंदी अर्थ हम इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। तत्पश्चात उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर से किस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस प्रकार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे।